सो स्टूडेंट्स टुडेज अवर टॉपिक इज आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दैट हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। ओके, कल आपका ये हो गया था बट बहुत ही थोड़ा सा हुआ था। ठीक है, तो ये अभी रहता है, तो मैं इसको आज कंप्लीट करवा देती हूँ। दैट हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो मान लीजिए हमें अगर सॉइल में वापस डालने हैं। रिप्लेनिश का मतलब होता है एक तरीके से भरपाई। ठीक है, तो अगर हमें उसकी भरपाई करनी है तो कैसे करेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिप्लेनिश करने की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम क्रॉप प्लांट को जब हम बार बार एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सॉयल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ओके, क्या होता है कि व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन, जब हम क्या करते हैं, जब प्लांट्स को ग्रोन करते हैं, किसमें ग्रोन करते हैं, सेम फील्ड में। अगर हम एक ही खेत में बार बार पौधों को उगाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे सॉयल होती है, अगर हम दोबारा दोबारा उगाएंगे अगेन एंड अगेन, देन क्या होगा कि जो हमारी सॉयल होती है उसमें कमी हो जाती है। एक तरीके से यही समझ लीजिए कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए वो हमारे प्लांट को प्रॉपर तरीके से नहीं मिलते, तो सॉयल इज डेफिशिएंट। ओके, द सॉयल्स बिकम्स डेफिशिएंट। किसमें डेफिशिएंट हो जाएगी, प्लांट न्यूट्रिएंट्स में। ओके, आपको क्या समझ आया स्टूडेंट्स कि जब आप क्या करते हो, किसी भी प्लांट को बार बार एक ही खेत में ग्रो करते हो, देन क्या होता है कि जो सॉयल होती है, जो मिट्टी होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। अब उसकी वजह से क्या होगा, हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट कहाँ से लेता है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, सॉयल से। अब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट को चाहिए वो मेनली या तो नाइट्रोजन होंगे, ओके, या फॉस्फोरस होगा, या मान लीजिए आपकी पोटाशियम होगा। ओके, बट जब सॉयल में इन तीनों चीजों की कमी है तो जो हमारा प्लांट है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इस सॉयल की फर्टिलिटी कम हो गई है, मतलब ये सॉयल इनफर्टाइल हो गई है। इनफर्टाइल का मतलब इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो खत्म हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉयल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्या करने के लिए, टू इंक्रीज द सॉयल फर्टिलिटी, जो हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ ऐसी चीजें ऐड करती हूँ ताकि जो मेरी सॉयल है, ठीक है, उसमें जो भी मैं पौधा लगाऊं, जो भी मैं प्लांट लगाऊं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो मैं क्या करती हूँ, टू इंक्रीज द सॉयल फर्टिलिटी वी एड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम क्या करते हैं, या तो हम मैन्योर ऐड करते हैं या फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो फर्टिलिटी होती है, उनकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो रीस्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रीस्टार्ट। तो आप क्या बोल सकते हो, दैट बाय एडिंग manures and fertilizers
अगर आप खाद और उर्वरक डालेंगे, अगर आप मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालेंगे, देन क्या होगा? देन द क्या होगा? देन द सॉयल गेट्स फर्टाइल। ओके, मतलब कि हमारी जो सॉइल है वो अगर हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं तो जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाएगी? उपजाऊ हो जाएगी। ओके, सो अब आप करोगे कैसे? मतलब मैंने आपको बोल दिया कि सबसे पहले आप क्या करते हो कि जब एक ही प्लांट बार बार एक ही खेत में लगाया जाता है तो सॉयल में जो न्यूट्रिएंट हैं, जो पोषक तत्व हैं, उनकी कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी की भरपाई करने के लिए हम क्या करते हैं? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने से क्या होगा कि जो हमारी मिट्टी है, वो फर्टाइल हो जाएगी। फर्टाइल का मतलब ये है कि जो उसकी उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप करोगे कैसे वो सुनो। कैसे करोगे? सबसे पहली बात, अगर मैं बात करती हूँ मैन्योर की, कि मैन्योर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा मैन्योर है वो हमारा क्या होता है? एक नेचुरल सब्सटेंस। क्या होता है? एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक प्राकृतिक सब्सटेंस है, मतलब इसमें कोई भी केमिकल जो है वो हमारा यूज नहीं होगा। ओके, ये बनता कैसे है? मैन्योर जो है वो आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल आपके घर में वेजिटेबल्स आई, सब्जियां आई, आपने उनके छिलके उतार दिए। ठीक है, मान लो आपके घर में फ्रूट्स आए, आपने उनकी पील्स को उतार दिया। पील्स का मतलब होता है स्टूडेंट छिलका। ओके, मान लीजिए एनिमल वेस्ट है, जैसे जो हमारी गाय का गोबर होता है ना, काउ डंग, वो, या फिर कोई भी ह्यूमन वेस्ट है। ठीक है, ये जो हमारे वेस्ट होते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स की पील्स हो, चाहे वो फ्रूट्स की पील्स हो, चाहे वो एनिमल वेस्ट हो, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो। ओके, जब ये हम मिट्टी में डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम इनको सॉयल में डालते हैं तो इस सॉयल में क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इन सब चीजों को सड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? मतलब हम लोग बोलते हैं ना, गलाना, एक तरीके से डिकम्पोज करना। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इन सारी चीजों को क्या कर देते हैं? कंपोज कर देते हैं, एक तरीके से गला देते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सारी चीजों को डिकम्पोज करते हैं तो वो हमारे फसल के लिए किसका काम करती है? मैन्योर का। ओके, क्या समझ आया स्टूडेंट्स? कि कोई, मान लीजिए आपके पास कोई सब्जी का छिलका है, कोई फ्रूट का छिलका है, कोई भी एनिमल का वेस्ट है, या कोई भी ह्यूमन वेस्ट है। ओके, जब आप मान लीजिए इनको मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इन सारी चीजों को डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, और उससे फिर क्या मिलती है हमें? मैन्योर मिलती है। ओके, बट जो मैन्योर होती है वो बहुत पहली बात तो हैवी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बल्की होती है। दूसरी चीज, अगर मैं मैन्योर के बारे में बात करती हूँ तो जो मैन्योर होता है वो इजीली स्टोर नहीं होता। ठीक है, इजीली स्टोर नहीं होता, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए फर्टिलाइजर है, आप उसको एक पॉलीथीन में डाल के आप अपनी शॉप में रख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी मैन्योर को पॉलीथीन में डाल के स्टोर नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते, तो ये आसानी से जमा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो मैन्योर जो है वो क्या करता है स्टूडेंट? मैन्योर जो है वो बहुत अच्छा है खाद। कैसे? कि ये सॉइल को प्रोवाइड करता है ह्यूमस।
क्या करता है? प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। जो भी हमारी मिट्टी होती है उसको ये क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमस प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ह्यूमस ये प्रोवाइड कर रहा है, ओके, बट जो ह्यूमस ये प्रोवाइड करता है उसका रीजन क्या है? कि अगर ये ह्यूमस प्रोवाइड करेगा तो उसकी वजह से होगा क्या? अगर स्टूडेंट ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है तो उसकी वजह से जो हमारी सॉयल है वो क्या करके रख सकती है? वो बहुत ज्यादा पानी को और बहुत ज्यादा हवा को पकड़कर रख सकती है। सॉयल क्या कर सकती है? होल्ड मोर वाटर एंड एयर इजली। ये क्या करके रख सकती है? बहुत ज्यादा पानी को और बहुत ज्यादा हवा को पकड़कर रख सकती है, लेकिन सिर्फ कब? तब उसके पास क्या होगा स्टूडेंट्स? ह्यूमस होगा। ओके, मान लीजिए जो हमारी सॉइल है उसके पास ह्यूमस नहीं है। अगर ह्यूमस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ना तो वो वाटर को पकड़ेगी और ना ही वो हवा को पकड़ती है। ओके, अब मैंने बोला कि ठीक है, मैन्योर ने ह्यूमस तो प्रोवाइड कर दिया, बट सिर्फ ह्यूमस से काम नहीं चलेगा। भाई मैं बोलती हूँ कि मुझे तो सॉयल बोलती है कि नाइट्रोजन भी दो, ठीक है, मुझे तो फास्फोरस भी चाहिए एंड मुझे तो पोटाशियम भी चाहिए। ठीक है, जैसे हम काफी बार बोलते हैं ना कि हमें तो गर्मियों में आइसक्रीम चाहिए क्योंकि बाकी चीजें अच्छी नहीं लगती मुझे। मेन्योर जो है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके अलावा सॉइल बोलती है कि सिर्फ इतना इनफ नहीं है मेरे लिए, तुम मुझे नाइट्रोजन दो, फास्फोरस दो और पोटाशियम दो। तब मेन्योर उसको मना कर देती है कि मैं तो तुम्हें ये सब चीजें नहीं दे सकती, लेकिन तुम जाओ, किसके पास जाओ? फर्टिलाइजर्स के पास जाओ। और कौन से फर्टिलाइजर्स के पास जाओ? केमिकल फर्टिलाइजर्स के पास। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे? तुम्हें जरूर नाइट्रोजन भी देंगे, ओके, पोटाशियम भी देंगे और वो तुम्हें क्या देंगे? फास्फोरस भी देंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जब हमने मैन्योर डाला था तो मैन्योर ने सॉइल को ह्यूमस दिया। ह्यूमस की वजह से क्या हुआ कि जो सॉइल थी वो ज्यादा पानी को और ज्यादा हवा को अपने अंदर रख सकती थी, पकड़ सकती थी। बट ये न्यूट्रिएंट, तो अब हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स ऐड करने का बेनिफिट क्या है? कि जितने भी हमारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसे अच्छे से मिल जाएं। ओके, अब जो फर्टिलाइजर्स हैं, तो मैं आपको कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल बताती हूँ। केमिकल फर्टिलाइजर्स के, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ओके, और किसी ना किसी केमिकल से बनते हैं। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं मेनली वो कहाँ पे बनते हैं? दे आर मेड इन केमिक फैक्ट्रीज। आप ये लिख सकते हो, ये फैक्ट्रीज में बनते हैं। ओके, सेकंड चीज, अगर मैं बात करती हूँ केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल की, तो जो बेस्ट फर्टिलाइजर है वो हमारा क्या होता है? यूरिया। ओके, उसके बाद हमारा होता है NPK। ओके, here is N represents nitrogen, okay, N represents nitrogen, P represents phosphorus and here is K represents potassium। दैट मीन्स कि जो भी मेरे प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट जैसे ही मैंने फर्टिलाइजर ऐड किया तो मेरे प्लांट को इजिली क्या हो गए? मिल गए। ओके, अब मैं क्या बोलती हूँ कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। क्रॉप प्लांट्स को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। अब उन्हें नाइट्रोजन चाहिए कि स्टूडेंट, मैंने आपको कल भी बताया था,
ताकि वो क्या कर सके, वो प्रोटीन बना सके। क्रॉप प्लांट्स को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? ताकि वो क्या कर सके, नाइट्रोजन की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है। अब नाइट्रोजन अगर होगा तो वो इजीली क्या कर सकती हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकती हैं। जैसे हम लोग सीरियल्स खा सॉरी पल्सेस खाते हैं, दालें खाते हैं ना हम लोग, सोयाबीन वगैरह खाते हैं, दालें खाते हैं, तो उन सब में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। और आपको पता है कि दालें हैं, सोयाबीन्स हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट से मिलते हैं। ओके, तो क्या होगा कि मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, मुझे नाइट्रोजन चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि नाइट्रोजन अगर मुझे ऐड करनी है, तो या तो मैं ऐसे फर्टिलाइज़र्स लेके आऊँ, जिसमें नाइट्रोजन प्रेज़ेंट हो। ओके, अगर मान लीजिए ऐसे फर्टिलाइज़र्स नहीं हो तो क्या होगा? मान लीजिए कि आपको अपनी खेती करनी है, ठीक है, फसल उगानी है। लेकिन मान लो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मटर उगाने हैं, ठीक है। अगर मटर उगाने हैं तो ये नेसेसरी है कि आपकी सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो होनी ही होनी चाहिए। नहीं है, इसका मतलब है कि आपको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ेंगे। बट मान लो अगर नहीं मिलते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, देन आप क्या करोगे? आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? आपको अच्छे से पता है कि हमारा एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, ये हमारी जितनी भी पीस होती हैं, मटर, बीन्स, जितनी भी दालें होती हैं, जैसे सोयाबीन वगैरह, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ये कहाँ पे रहता है? लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो भी हमारे प्रोटीन गिविंग प्लांट्स होते हैं, जैसे पीज हैं, बीन्स हैं, सोयाबीन्स हैं, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं स्टूडेंट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। ओके, अब लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और उस बैक्टीरिया को मैंने नाम दे दिया राइजोबियम। ओके, अब राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है? ये करता क्या है? देखो, राइजोबियम स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करेगा? राइजोबियम बैक्टीरिया एक्चुअल में क्या करता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें क्या होती है, काफी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, बट हम एक अकेले नाइट्रोजन की बात करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होती है, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट ये जो नाइट्रोजन गैस होती है, इसको प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली नहीं ले सकते। सो प्लांट्स डू नॉट टेक डायरेक्टली दिस नाइट्रोजन गैस। प्लांट जो है वो इस नाइट्रोजन गैस को सीधे नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे हमने अपने फ्रेंड से पेन मांगा और उसने हमें पेन नहीं दिया, तो अब हम किसी तीसरे फ्रेंड को बुलाएंगे जो उसकी बात मानता होगा। ओके, अब इसने नहीं लिया, प्लांट ने, सीधे एटमॉस्फेयर से। अब क्या होगा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि यहाँ पे जो हमारी नाइट्रोजन गैस है, उसको कन्वर्ट करता है, बदलता है। किसमें बदलता है? नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। किसमें बदलता है? नाइट्रोजन कंपाउंड। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ताकि प्लांट है वो आसानी से ले सके, सो दैट द प्लांट्स गेट टेक
इजली। ओके, जो प्लांट्स हैं वो क्या कर सके, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनको बहुत आसानी से ले सकते हैं। कौन से नाइट्रोजन कंपाउंड्स में मेनली कन्वर्ट करती है वो याद रखना, मेनली नाइट्रेट्स में। ओके, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करके क्या बनाता है, नाइट्रेट्स बनाता है। क्या बनाता है स्टूडेंट्स, नाइट्रेट बनाता है। ओके, ये तो था मेरा राइजोबियम बैक्टीरिया का। मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ कि जितने भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट हैं, पीज हैं, बीन्स हैं, सोयाबीन्स हैं, इनकी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि एक्चुअली हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, बट प्लांट उसको नहीं ले सकते। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया कि जो हमारी नाइट्रोजन गैस थी उसको कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। ओके, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो कन्वर्ट किया वो मेनली किस में कन्वर्ट किया, नाइट्रेट में, ताकि जो प्लांट है वो उसे आसानी से ले सके। ठीक है, अब मैंने बोला कि मान लीजिए एक पल के लिए मैं राइजोबियम को भूल जाती हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई दूसरा तरीका भी तो आना चाहिए ना, जिससे मैं अपने प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो एक फार्मर है, उसने अपने खेत में वीट को ग्रो कर लिया। ठीक है, जब वीट को उसने ग्रो किया तो जो वीट है इसने क्या किया, जितने भी नाइट्रोजन थी, ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको ले लिया। ओके, तो जब इसने जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको ले लिया तो क्या हुआ, अब जो सॉइल में कमी हो गई, किसकी कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। यूं समझ लीजिए कि डेफिशिएंसी हो गई न्यूट्रिएंट्स की। और कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई, मान लो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई। ओके, अब जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो अब मुझे उस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को रिकवर करना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि किसी तरीके से सॉइल में मेरी नाइट्रोजन वापस आ जाए। इसी नाइट्रोजन को वापस लाने के लिए मैंने क्या किया था, ऐड की थी, मतलब एक तरीके से ग्रो की थी। क्या ग्रो की थी, लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो किया था। ओके, तो समझ आ गया कि मान लीजिए अगर हम लोग एक खेत में बार बार वीट वीट ही क्रॉप को लगा रहे हैं, गेहूं ही गेहूं की फसल बो रहे हैं, ठीक है, तो गेहूं तो जो है वो सारा न्यूट्रिएंट खुद ले रही है। ठीक है, अब हमें इस न्यूट्रिएंट को अगर वापस देना है तो हम क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट करेंगे क्या, अगर लेग्यूमिनस प्लांट को हमने ग्रो कर दिया तो उसकी वजह से ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द सॉइल। एक तरीके से नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। ओके, अब क्या होगा कि जिस भी खेत में हमने एक बार लेग्यूमिनस क्रॉप को लगा लिया है, उसके बाद हमें इसमें वापस फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो फार्मर डू नॉट पुट, जो फार्मर है वो नहीं डालता, क्या नहीं डालता, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। कब नहीं डालता, अगर उसकी खेत में पहले ही लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो उग चुकी है तो। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स, जो किसान है वो अपने खेतों में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स नहीं डालता। किन खेतों में नहीं डालता, जिसमें इन विच लेग्यूमिनियस क्रॉप, जिसमें हमारी एक बार जो लेग्यूमिनस क्रॉप है वो उग, मतलब एक तरीके से लगा चुके हैं हम लोग, उगा चुके हैं। ओके, अब क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो हमें फायदा क्या है, इससे हमारी बहुत सारे रुपए बचेंगे। सो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ मनी।
ओके, इससे हमारे क्या बचते हैं? रुपए बचते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप मार्केट से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लाएँगे तो मे बी शायद वो आपको बहुत कॉस्टली पड़े। तो क्यों ना आप लेग्यूमिनस क्रॉप ही लगा दीजिए। आपको मटर भी मिल जाएँगी, दालें भी मिल जाएँगी और सबसे बेस्ट बात है कि आपकी जो सॉइल है उसको नाइट्रोजन, ठीक है? ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम मान लो कोई भी फसल ग्रो करोगे तो नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि कैसे आप सॉइल में मैन्योर को और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हो। ओके, आशुतोष बेटा जल्दी बोलो, व्हाट हैपेंड? आपने हाथ रेज किया था। आशुतोष, आशुतोष, बेटा कोई प्रॉब्लम है? आपने हाथ खड़ा किया था। मैं वो उनसे व्हाट हैपेंड? गलती से दब गया था। गलती से मत दबाया करो। ओके, सो अगर अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स। ओके, सेल का मतलब हिंदी में क्या होता है स्टूडेंट? कोशिका। ओके, हिंदी में सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। अब अगर मैं बात करती हूँ सेल की, तो सेल होता क्या है? अब सेल को क्या बोल सकते हो कि इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? जो सेल है वो हमारी क्या है? छोटी से छोटी इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी? हमारे जीवन की, हमारे लाइफ की। तो आप क्या दोगे डेफिनेशन कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सबसे छोटी से छोटी इकाई जो है वो क्या है? सेल है। ठीक है, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो हमारी किससे बनती हैं? सेल से बनती हैं। तो ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम सेल्स। ओके, जो हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स सेल से बनती हैं, तो उस बेसिस पे क्या होता है कि हम ऑर्गेनिजम्स को दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आपको एक घर बनाना है, ठीक है, जो सबसे मेन चीज है वो आपको ब्रिक चाहिए, ठीक है, ईंटें चाहिए। ईंटों को मिल मिलकर आपका क्या बनेगा? घर बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर कोई भी लिविंग थिंग बनती है तो उस लिविंग थिंग को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सेल चाहिए। ओके, अब सेल्स जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके, क्या होता है? साइज इज वेरी स्मॉल। जो साइज होता है वो बहुत छोटा होगा और उसकी वजह से क्या होगा? विच कैन नॉट, जिसको हम लोग नहीं देख सकते। किससे नहीं देख सकते? नेकड आईज से। ओके, सो आपको इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है, दैट इज माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब सेल्स जो होती हैं वो मेनली क्या होती हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, काफी ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं और काफी ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सेल्स से बनते हैं। तो इस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट? वन इज यूनिसेल्युलर, ओके, एंड द अनदर वन इज मल्टी सेल्युलर। ओके, हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं दो पे। वन इज यूनिसेल्युलर एंड सेकंड वन इज मल्टी सेल्युलर। ओके, अब आप यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर किसको बोलोगे? देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा यूनी सेल्युलर। ओके, एक साइड मैंने लिखा मल्टी सेल्युलर। अब यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब यहाँ पे होता है सिंगल, और सेल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेल। ओके, लाइकवाइज मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? सेल।
इट मीन्स ये है कि जो ऑर्गेनिज्म हमारा एक ही सेल से बनता है वो मेरा क्या है, यूनिसेल्यूलर। और जो ऑर्गेनिजम्स मेरी बहुत सारी सेल से बना है वो क्या है, मेरा मल्टी सेल्यूलर। ओके, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, जब यूनिसेल्यूलर को आप डिफाइन करोगे तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, कि द ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किससे बनता है, made up of only one cell. Okay, the organism which is made up of only one type of cell. Okay, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की सेल से बनता है आप उसे क्या बोल देते हो, यूनी सेल्यूलर। ओके, एंड मल्टी सेल्यूलर मतलब जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, द ऑर्गेनिजम्स विच आर which are made up of many cells। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है आप उसको क्या बोल देते हो, मल्टी सेल्यूलर बोल देते हो। ओके, यूनिसेल्यूलर का आप एग्जाम्पल दोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने सुना हुआ भी होगा, अमीबा। ओके, तो यूनिसेल्यूलर में आप क्या एग्जाम्पल देते हो स्टूडेंट्स, अमीबा। और मल्टी सेल्यूलर में आप खुद हो, आप खुद बहुत सारी सेल से मिलकर बने हो, दैट आर ह्यूमन बींग्स। तो हम जो इंसान हैं वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ तो मेनली जो मेरी सेल्स होती हैं वो या तो प्लांट सेल्स होती हैं और या फिर क्या होती है, एनिमल सेल होती है। ओके, या तो प्लांट सेल होगी या एनिमल सेल होगी। अब हम ये पढ़ते हैं कि प्लांट सेल जो होती है और एनिमल सेल होती हैं उनमें क्या कॉमन होता है और क्या कॉमन नहीं होता, क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आपको मेरे साथ बनाना भी है। ओके, ये मैं बना रही हूँ एक प्लांट सेल का डायग्राम स्टूडेंट्स, और एक मैं बना रही हूँ यहाँ पे एनिमल सेल का डायग्राम। आप बनाओगे, मेरे साथ साथ बनाओगे। ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, एंड यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे वेक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वेक्यूल्स के अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं बोलती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलती हूँ स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देन उसके बाद हमारा ये बिंदी बिंदी जो आपको दिख रही है, ये इस कलर से पिंक पिंक से, ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके हैं साइटोप्लाज्म। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है एनिमल सेल का। ओके, बट ये जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें एक और लाइन होती है अंदर की साइड, और देन उसके बाद क्या होता है, आपका कुछ ऐसे करके और ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ओके, यहाँ पे भी चीजें वही हैं। सबसे पहले आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ओके, देन उसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स। ओके, ये हमारा जो डायग्राम है ये है हमारा एनिमल सेल का। ओके, अब मैं आपको इन दोनों में एक क्विकली डिफरेंस बता देती हूँ और ये बता देती हूँ कि इनमें सेम क्या है। देखो स्टूडेंट, अगर मैं बात, अगर ये टॉपिक मैं आपको ये टॉपिक कल करवा